हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में विच इज ऑफ आवर सीरीज HTML फॉर बिगिनर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि HTML में लिंक्स क्या होते हैं, HTML में लिस्ट क्या होती है और HTML में ID और क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। बिलीव मी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं HTML के। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये वीडियो एंड तक देखें। इस सीरीज में हम HTML बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहे हैं और मेरा मकसद है कोई भी इंसान जिसने कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं किया या कोई स्टूडेंट है या जो चाहता है कि मैं कोई भी वेबसाइट खुद से क्रिएट कर सकूं या जो लोग ऑलरेडी HTML में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग मेरी वेबसाइट को देख करके अपने फंडामेंटल्स और स्किल्स इंप्रूव कर सके और वेब पेजेस और वेबसाइट्स बनाना सीख सके। दोस्तों, इस सीरीज का हमारा ये 7th वीडियो है। तो दोस्तों, आई रिक्वेस्ट आपसे कि हमारे जो पिछले 6 वीडियो हैं इस सीरीज के, वो भी जरूर देखें। उनके लिंक्स यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, एक अलग सीरीज में मैंने कंप्यूटर और इंटरनेट के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं। उनके भी लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। रिक्वेस्ट यू कि प्लीज उन्हें भी जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में ही एक बेल आइकन है दोस्तों, प्लीज उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो रिलीज करूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि HTML फॉर्म क्या होता है और हमने एक काफ़ी बेसिक सा HTML फॉर्म क्रिएट करके भी देखा था। इसमें तमाम तरह की फील्ड्स देखी थी कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, उनमें क्या क्या फील्ड्स होती हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और काफ़ी अच्छे से समझा था हमने उसे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि HTML में ID एट्रीब्यूट क्या होता है। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों, कि इस वीडियो में ये जो मैं PPT यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें ये सारे नोट्स पड़े हैं और जितनी भी फाइल्स में मैं कोड करूंगा, मैं वो सारे फाइल्स आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं ताकि आपको वो नोट्स मिल जाए और आपको एक्चुअल कोड मिल जाए जो हमने वीडियो में प्रैक्टिस किया है। ये बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि HTML में ID एट्रीब्यूट क्या होती है। दोस्तों, ID एट्रीब्यूट यूज़ होती है HTML में किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारे HTML पेज में हमने देखा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे, जैसे कि बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे डिव हो सकते हैं, बहुत सारे हेडिंग्स हो सकते हैं, बहुत सारी p टैग हो सकती है, स्पैन टैग हो सकती हैं। काफ़ी सारे टैग्स हमने ऑलरेडी देख रखे हैं दोस्तों। बट अगर मुझे उन सारे में से किसी एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ID एट्रीब्यूट का। दोस्तों, मान लीजिए एक क्लासरूम है और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, और ऐसे ही काफ़ी बच्चे हैं दोस्तों। हो सकता है ये किसी क्लासरूम के होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक सिंपल स्कूल की बात करूँ तो मे बी ये सारे बच्चे क्लास 9th सेक्शन B के होंगे। तो दोस्तों, क्लास 9B में ये बहुत सारे अलग अलग बच्चे हैं, राइट। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे क्लास 9B के बच्चे चाहिए तो ये सारे के सारे बच्चे उस कैटेगरी में आएंगे, राइट दोस्तों। हो सकता है कुछ और भी बच्चे हों जो कि दूसरे क्लास के हों, क्लास 9B के ना हो सकता है कुछ 9A के हो, कुछ 9C के हों, कुछ 9D के हों, सारे के सारे 9A के ना हो, सारे के सारे 9B के ना हो। तो दोस्तों, अगर मैं अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये सारे 9A के हैं और ये 9C के हैं। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मुझे 9B के बच्चे चाहिए तो ये इसमें ये चारों बच्चे आ जाएंगे। मैं इनमें से किसी एक को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ कि मैं 9B में इन चारों में से किसकी बात कर रहा हूँ। सिमिलरली, अगर मैं 9A का हूँ या 9C का हूँ तो 9A में भी ये दोनों बच्चे आ जाएंगे, 9C में भी ये दोनों बच्चे आ जाएंगे। तो
मैं इनमें से यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ कि इन चारों में से एग्जैक्टली मैं किस बच्चे की बात कर रहा हूँ अगर मैं सिर्फ 9B का हूँ तो। बट दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर बच्चे की एक ना एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होती होगी। फॉर एग्जांपल स्कूल्स में एक होती है जिसको हम कहते हैं रोल आईडी। उसकी हर बच्चे की एक रोल आईडी होती है, एक रोल नंबर होता है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, किसी एक किस्म की यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है दोस्तों, जो हर बच्चे का अपना यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, अगर मैं किसी को फॉर एग्जांपल हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, अगर मैं सिर्फ नाम से बोलूं कि विकास नाम के इंसान को बुला दो तो हो सकता है बहुत सारे लोग हो जिनका नाम विकास हो। बट अगर मैं बोलूं विकास को बुलाओ जिसका आधार नंबर बट अगर मैं विकास को उसके आधार नंबर से जानता हूं दोस्तों, तो आधार नंबर तो दोस्तों आधार कार्ड का नंबर हमारे देश में सबका यूनिक होता है। किसी भी दो इंसान का आधार नंबर सेम नहीं हो सकता। तो बेसिकली दोस्तों ऐसे जो भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होते हैं जिससे हम एक उस खास इंसान को पहचान पाते हैं एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप में, उसी को HTML में हम आईडी कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों कि HTML में हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं लेकिन हर एलिमेंट की आईडी जो है वो यूनिक होती है। इसी चीज़ का मतलब है दोस्तों टू स्पेसिफाई अ यूनिक आईडी फॉर एन HTML एलिमेंट। वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद इन द HTML डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने बोला कि हर HTML डॉक्यूमेंट में अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो सबकी आईडी यूनिक होनी चाहिए। किसी भी एक एलिमेंट की जो आईडी है वो किसी दूसरे एलिमेंट की आईडी के साथ सेम नहीं होनी चाहिए। कई बार हमें एक HTML पेज में अगर किसी एलिमेंट को एक खास तरह की स्टाइल देनी है, स्टाइलिंग देनी है CSS के थ्रू, तो हम उसके लिए आईडी का यूज़ करते हैं। ऑल्सो दोस्तों जावास्क्रिप्ट में आईडी काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। अगर मुझे किसी एक खास एलिमेंट की को एक्सेस करना है या उसको मैनिपुलेट करना है तो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं आईडी एट्रीब्यूट का। और सिमिलरली दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लास एट्रीब्यूट के बारे में। क्लास एट्रीब्यूट भी दोस्तों हर HTML एलिमेंट को हम चाहे तो एक क्लास दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। सेम इज़ फॉर आईडी ऑल्सो। क्लास देनी है या नहीं, आईडी देनी है या नहीं, ये हमारे रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। मल्टीपल HTML एलिमेंट्स कैन शेयर द सेम क्लास। तो जैसा कि हमने बात किया था दोस्तों कि आईडी हमेशा यूनिक होती है, अलग अलग एलिमेंट्स की आईडी हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए, बट क्लास सेम हो सकता है। तो अगर हम हमारे ही एग्जाम्पल की बात करें तो हमने देखा था दोस्तों कि कैसे ये अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जिनके रोल नंबर अलग अलग है बट इन सबके क्लास सेम है। तो दोस्तों सेम HTML में भी सबकी आईडी अलग होगी बट क्लासेस सेम हो सकती है, मल्टीपल एलिमेंट्स की सेम क्लास हो सकती है। एंड दोस्तों क्लासेस का भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए, और जावास्क्रिप्ट में भी हम क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स में अगर हमें एक्सेस करना है या मैनिपुलेट करना है तो हम उसके लिए भी क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम फटाफट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि HTML में क्लासेस और आईडीज़ क्या होते हैं एग्जैक्टली। तो दोस्तों वापस से मैं आया हमारे न्यूटन स्कूल प्लेग्राउंड। आई क्रिएट अ न्यू प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट फॉर HTML क्लास ID एंड आई एम हियर। मैं JS वाले पार्ट को फिलहाल हटा देता हूँ दोस्तों, एंड आई विल क्रिएट अ न्यू HTML के अंदर मैंने क्रिएट किया बॉडी टैग, सबसे पहले हेड टैग। HTML के अंदर मैंने सबसे पहले क्रिएट किया हेड टैग, इसके अंदर मैंने कुछ टाइटल डाल दिया। और फिर दोस्तों हमने बॉडी में स्टार्ट की हमारी लॉजिक लिखना, और बॉडी में हम लिखते हैं दोस्तों मल्टीपल हेडिंग्स बना देते हैं हम सिंपल। इसको देता है हम दिस इज हेडिंग 1। ऐसे ही हम मल्टीपल हेडिंग बना देते हैं दोस्तों। दिस इज हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। दोस्तों
ये सारे आउटपुट को हम यहाँ पैरेलली देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे। मैंने मल्टीपल हेडिंग्स बनाई और वो कुछ ऐसी दिखेगी हमारे HTML पेज पर। अब मैं इन्हीं H1 एलिमेंट्स को दोस्तों हमारे एट्रीब्यूट दे सकता हूँ। सबसे पहले मैं देता हूँ ID इज इक्वल टू, तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं एट्रीब्यूट हम किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं। तो दोस्तों अब इन्हीं एलिमेंट्स को मैं एट्रीब्यूट दूंगा ID और क्लास। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों एट्रीब्यूट हम ऐसे देखते हैं उसी एलिमेंट में आगे में ID इज इक्वल टू जो भी हम ID देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 एंड सिमिलरली दोस्तों हम ऐसी हेडिंग सारी दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने सभी को एक यूनिक आईडी दे रखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि आईडी को हम यूनिक ही रखते हैं ताकि हम उस एलिमेंट को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकें। देखिए दोस्तों अभी हमारा वो, हाँ, अब हमने सबको आईडी दे दी है। अब दोस्तों अगर हम जानना चाहें कि आईडी यूनिक देने का फ़ायदा क्या है, तो यहाँ दोस्तों हमारी CSS वाले पार्ट में हम डिफ़ाइन करेंगे। दोस्तों जब भी हमें किसी आईडी के लिए CSS का रूल लिखना होता है तो हम उससे पहले एक हैश की लगाते हैं। तो हम हैश देंगे और फिर लिखेंगे हेडिंग 1 और उसकी हम कुछ भी स्टाइल देंगे। फॉर एग्जांपल हमने दिया कलर ब्लू। ओके, तो देखिए दोस्तों जैसे ही हमने ये दिया, हेडिंग 1 आईडी थी पहले वाली की, तो देखिए वो हेडिंग 1 अब ब्लू कलर में हो गया है। सिमिलरली अगर मैंने दिया हेडिंग 2 को ग्रीन कलर, तो देखिए दोस्तों ये सेकेंड वाला हमारा ग्रीन कलर का हो गया है। इस तरीके से दोस्तों हम आईडी को इस तरीके से दोस्तों हम हर एलिमेंट को एक आईडी एट्रीब्यूट दे सकते हैं और उस आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम अपने CSS क्लासेस, CSS रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आईडी एट्रीब्यूट है दोस्तों वैसे ही होता है हमारा क्लास एट्रीब्यूट। और जैसा कि हमने बात की कि क्लासेस को हम कॉमन रख सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल एलिमेंट, तो मैं इसको देता हूँ एक क्लास माई हेडिंग या माई स्टाइल 1। मैंने फर्स्ट, सेकंड और लास्ट को मैं सेम ही स्टाइल दूंगा और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को मैं दूसरी स्टाइल दूंगा। माई क्लास 1 एंड माई क्लास 2। अब दोस्तों देखिए जब मुझे क्लास को यूज़ करके कोई स्टाइल देनी होती है तो जैसे हमने यहाँ पे हैश ऑपरेटर यूज़ किया था वैसे ही हम यहाँ पे डॉट सिंबल यूज़ करेंगे। अगर मुझे क्लास यूज़ करनी है तो मैं लिखूँगा डॉट और फिर दूंगा माई स्टाइल 1 और इसकी कोई और अपनी स्टाइल होगी। फॉर एग्जांपल इसकी स्टाइल है कलर येलो। और अगर मैं इसी को फुल स्क्रीन करके देखूँ दोस्तों तो देखिए दिस इज हेडिंग 6 यहाँ पे येलो कलर में आ गया है। हेडिंग 1 और हेडिंग 2 को भी हमने माई स्टाइल 1 के अंदर ही इसको भी हमने येलो कलर दिया था। बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों तो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 को हमने ऑलरेडी एक और स्टाइल दी हुई है कलर ब्लू और ग्रीन की। तो दोस्तों अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो हेडिंग 1 में हमारा ब्लू कलर आ रहा है, येलो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो ब्लू कलर दिया है वो आईडी के बेसिस पे दिया है और जो येलो कलर दिया है वो क्लास के बेसिस पर दिया है। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स में भी सेम हो सकता है बट आईडी सबका अपना यूनिक होता है। तो क्योंकि आईडी ज़्यादा यूनिक और ज़्यादा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उस एलिमेंट की, ज़्यादा स्पेसिफिक स्टाइल है उस एलिमेंट की दोस्तों, तो इसलिए आईडी और क्लास में हमेशा आईडी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है और आईडी में जो भी स्टाइल है वो वाले लगता है। बट अगर आईडी नहीं है किसी में, फॉर एग्जांपल अगर मैं माई स्टाइल 2 को कोई स्टाइल दूँ दोस्तों, सिमिलरली दोस्तों अब देखिए ये जो हमारी हेडिंग 3, 4, 5 है या इवन 6 है, इनमें हमने आईडी के बेसिस पे कोई क्लास नहीं दिया है, सिर्फ इनमें हमने आईडी के बेसिस पर कोई स्टाइल नहीं दिया है, सिर्फ क्लास के बेसिस पर स्टाइल दिया है, इसलिए इनका क्लास वाला स्टाइल अप्लाई हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्रिएट कर सकते हैं हम आईडीज और क्लासेस हमारे कंपोनेंट में। अब अगर मैं आपको यही सेम एग्जांपल दोस्तों ब्राउज़र में भी चला कर दिखाऊँ तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लूँगा HTML की
इसको मैं कहता हूँ एग्जाम्पल id class डॉट html, और फिलहाल के लिए मैं इस पूरे कोड को यहीं पर एक स्टाइल टैग के अंदर लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, वही ऐसा हमें दिख रहा है। दोस्तों अब आपका ये सवाल हो सकता है कि अब आईडी और क्लासेस के पर्पस क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए एक कॉमन स्टाइल है जो मुझे सारे h1 को देनी है, तो मैं सिर्फ लिखूंगा h1 और उसको दे दूंगा फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर रेड। बट अगर दोस्तों कोई ऐसी स्टाइल है जो मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स को देने हैं बट सारे को नहीं देने हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा क्लासेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। माई स्टाइल 2 क्लास जो मेरी है वो मल्टीपल एलिमेंट्स में है, दिस इज हेडिंग 3, 4, 5 तीनों में है, बट सारे h1s में नहीं है। एंड सिमिलरली दोस्तों अगर कोई ऐसा स्टाइल है जो मुझे स्पेसिफिकली किसी एक ही एलिमेंट को देना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा id। दोस्तों ये सिग्निफिकेंस है हमारे क्लास और id एट्रीब्यूट का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि HTML में ए टैग यानी कि एंकर टैग क्या होता है, यानी कि हम HTML में लिंक्स कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों एंकर टैग ही HTML पेज में हाइपर लिंक को डिफाइन करता है। हाइपर लिंक मतलब वो लिंक जिससे हम एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ते हैं। एंकर टैग के अंदर दोस्तों एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, वो होता है href, जो कि इंडिकेट करता है कि ये लिंक का डेस्टिनेशन कहाँ है। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो वो कहाँ पर जाएगा। और दोस्तों एक जो बेसिक सिंटेक्स होता है हमारे एंकर टैग का, वो ऐसा होता है। हम लिखते हैं ए टैग और साथ में href एट्रीब्यूट हमारा, जिसमें हम देते हैं वो URL जहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करना है। दोस्तों हमारे पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि URLs कैसे देते हैं, एब्सोल्यूट URL क्या होते हैं, रिलेटिव URLs क्या होते हैं। दोस्तों अगर आप में किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और इस नोट्स में भी दोस्तों मैं आपसे शेयर करूँगा कि एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL क्या होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे href एट्रीब्यूट के अंदर वो पाथ देते हैं जिस पाथ पे हमें इसको रीडायरेक्ट करना है। वो पाथ हम दोस्तों एब्सोल्यूट URL भी दे सकते हैं, एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं और रिलेटिव पाथ भी दे सकते हैं। और दोस्तों बीच में हम लिखते हैं ये कंटेंट हमारा, जो भी हमें जिस भी टेक्स्ट या एलिमेंट पे क्लिक करके हमें रीडायरेक्ट करना है, दोस्तों हम यहाँ पे वो देते हैं। तो जल्दी दोस्तों हम जल्दी से क्रिएट करते हैं एक ए टैग और देखते हैं कि ए टैग एक्चुअली क्या होता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक और नई फाइल बना लूँगा और यहाँ पर मैंने क्रिएट किया एक सिंपल सी हेडिंग, ताकि पता रहे कि ये फाइल किस बारे में है। यहाँ पे लर्निंग एंकर टैग, और अब मैंने दिया ये href इज इक्वल टू, और मैं पूरी पाथ दूंगा मुझे अगर google.com पे ले जाना है तो। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, एग्जाम्पल anchor.html। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पेज कुछ ऐसा दिखता है, एग्जाम्पल anchor.html। यहाँ पर एक लिंक बन के आ रहा है, क्लिक में अगर मैं इस पर होवर ही करता हूँ दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ नीचे बॉटम राइट में मुझे जिस लिंक पे ये ले जाएगा वो लिंक ऑलरेडी दिख रहा है। दोस्तों अब अगर मैं इसको क्लिक करूं तो देखिए इसी वेब पेज से मैं चला गया हूं google.com पे। अब मुझे अगर वापस अपने वेब पेज पर जाना है तो मुझे यहाँ पे ब्राउज़र में बैक बटन दबाना होगा, फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ। दोस्तों अगर आपने ऑब्जर्व किया तो पहले इसका कलर कुछ और आ रहा था और अब कुछ और आ रहा है। मैं आपको फिर से दिखाऊँ, मैं इसको चेंज करता हूँ और facebook.com कर देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करूँ दोस्तों, तो देखिए अभी ये आ रहा है ब्लू कलर में। बट अगर मैंने एक बार इसको खोल दिया, फॉर एग्जांपल मैं वापस से जाता हूँ google.com कर देता हूँ इसको, टू गो टू गूगल,
तो देखिए दोस्तों, जो google.com का कलर है और जो facebook.com का कलर है उसमें डिफरेंस है। इनको मैं एक डिव में रैप कर देता हूँ ताकि ओवरलैप ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए दोस्तों, तो जो google.com वाला जो कलर है वो पर्पल में आ रहा है और जो facebook.com वाला कलर है वो ब्लू में आ रहा है। अब बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है एग्जैक्टली। ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट इन चीज़ों को हैंडल करता है कि अगर कोई लिंक है जो अनविजिटेड है, मतलब अगर मैंने उस लिंक पे क्लिक नहीं किया है तो वो लिंक अंडरलाइंड और ब्लू दिखती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये लिंक हमने अभी क्लिक नहीं किया है जो facebook.com वाली लिंक है, तो ये अंडरलाइंड और ब्लू दिख रही है हमें। नेक्स्ट चीज़ अगर कोई ऐसे लिंक है जो हमने विजिट कर लिया है तो अंडरलाइन और पर्पल दिखती है। सेम चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, ये अंडरलाइन और पर्पल दिख रही है दोस्तों। तो ब्राउज़र अपने आप हमें ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है कि हम उस लिंक को क्लिक कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं एंकर टैग। अब अगर मैं पहले वाले पे क्लिक करूँ तो अगर आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं पहले वाले पे क्लिक करूँ href इज इक्वल टू www.google.com, तो मैंने google.com का पूरा पाथ दिया हुआ है, तो ये वाला मुझे google.com पे ले जाएगा। और अब भी मैं दूसरे वाले पे क्लिक करूँ तो ये वाला मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैंने हमारे पाथ में facebook.com दिया हुआ है, तो ये वाला मुझे facebook.com पे ले जाएगा दोस्तों। ये देखिए facebook.com पे ले जा रहा है। मैं बैक कर देता हूँ दोस्तों और मैं वापस आ गया हमारे पेज पे। और अब देखिए ये facebook.com वाला भी पर्पल कलर का हो गया क्योंकि दोस्तों हम इन दोनों ही लिंक्स को विजिट कर चुके हैं। तो ब्राउज़र ये हिस्ट्री मेंटेन करता है दोस्तों। अगर हम किसी लिंक को विजिट कर चुके हैं तो ब्राउज़र अपनी हिस्ट्री में मेंटेन करता है ये, और इसीलिए उस हिस्ट्री से ये पता लगाता है कि अगर वो इस लिंक पर जा चुका है तो इसको पर्पल कलर में दिखाए, अदरवाइज इसको ब्लू कलर में दिखाए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं हमारे एंकर टैग्स के। सबसे पहले दोस्तों हमने href एट्रीब्यूट के बारे में तो बात कर ही ली है। href एट्रीब्यूट जैसा कि हम जानते हैं, हम उसमें वो पाथ देते हैं जो हमारा डेस्टिनेशन है, राइट। तो href एट्रीब्यूट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने href नहीं दिया है तो वो a टैग कहीं पर भी पॉइंट आउट नहीं करेगा, कहीं पे भी नहीं लेकर जाएगा मुझे। href के बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है दोस्तों, उसको हम कहते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट क्या है? वो स्पेसिफाई करता है कि हमें उस डॉक्यूमेंट को खोलना कहाँ है, सेम ही टैब में खोलना है या नए टैब में खोलना है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि अभी तक हम देख रहे थे कि जब मैं गूगल वाली लिंक पे क्लिक करता हूँ तो google.com सेम ही टैब में खुलता है और मुझे बैक करके जाना पड़ता है। अगर मैं facebook.com को खोलता हूँ तो सेम ही टैब में खुलता है और मुझे अगेन बैक करके जाना पड़ता है वापस। बट अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये अलग टैब में खुले ताकि जो यूज़र मेरी वेब पेज पे है वो मेरी वेब पेज पे रहे, दूसरे वेब पेज पे ना जाए, तो उस केस में दोस्तों मैं टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। बस टारगेट एट्रीब्यूट टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक अगर मैं दूँ दोस्तों, और अब इसको मैं रिफ्रेश करूँ, अब मैं google.com पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, और ये देखिए google.com मेरा नए टैब में खुला है। मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है ये अभी भी दूसरे टैब में अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों जो कि हमें देता है टारगेट एट्रीब्यूट। इसके ज़रिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो नया टैब, जो नया लिंक पे जाना है, वो लिंक मुझे कहाँ खोलना है, सेम टैब में या दूसरे टैब में, किधर खोलना है एग्जैक्टली। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि अगर हमें सेम ही पेज में नेविगेट करना है ऊपर से नीचे तक, कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सेम ही पेज में, तो हम वो कैसे कर सकते हैं यूजिंग आर ए टैग यानी आर एंकर टैग। तो दोस्तों उसके लिए मैं अगेन एक नई फाइल बनाता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। दोस्तों हमारी HTML में ही एक टैग होते हैं जिसको हम कहते हैं सेक्शन टैग। अगर हम चाहते हैं कि एक हमारे पेज का एरिया
अगर हम हमारे पेज को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते हैं, जहाँ पर एक सेक्शन कुछ ऐसा होगा जिसमें एक हेडिंग हो और कुछ कंटेंट हो, तो सेक्शन टैग एक काफ़ी मीनिंगफुल टैग लगता है जो कि हमारे पेज को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करने के काम आता है। अगर हमें अपने पेज के अलग अलग सेक्शन बनाने हैं तो हम वहाँ पर सेक्शन टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं 4-5 अलग अलग सेक्शंस बना लेता हूँ और हर सेक्शन में हेडिंग दे देता हूँ पेज 1। सिमिलरली मैं इधर दे दूंगा पेज 2, पेज 3, पेज 4। अब दोस्तों मैं एक और दूंगा यहाँ पे, और दोस्तों मैं हर सेक्शन को कुछ क्लासेस देता हूँ, स्टाइल, और हर सेक्शन को मैंने दी हाइट 500 पिक्सल, और इसको सेव कर लिया फाइल को, एग्जाम्पल आईडी एंकर। तो दोस्तों अगर मैं इसी फाइल को अब अपनी ब्राउज़र में चला कर देखूं, माफ़ कीजिएगा मुझे इसको .html भी देना होगा यहाँ पे, जो मैंने मिस कर दिया। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पेज 1, पेज 2, पेज 3 और पेज 4 4 अलग अलग पेजेस आ गए हैं। इसको भी मैं पेज 4 कर देता हूँ। ये रैंडम टेक्स्ट भी मैं हर सेक्शन में, हर पेज में डाल देता हूँ। बढ़िया। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि सबसे ऊपर मैं एक टेबल ऑफ कंटेंट्स भी दूं, और वो कुछ ऐसा हो कि टेबल ऑफ कंटेंट, और यहाँ पर कुछ ऐसा हो दोस्तों कि अगर मैं पहले वाले पे क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल तो गो टू पेज 1, तो मैं चाहता हूँ दोस्तों अगर मैं इस गो टू पेज 1 पे क्लिक करूँ तो पेज 1 पे आ जाऊँ। सिमिलरली गो टू पेज 3, गो टू पेज 4 के लिए अलग अलग ऐसे पेजेस बने हुए हों। तो आपको दोस्तों देखकर समझ में ही आ रहा होगा ऑलरेडी, आई बिलीव, कि यहाँ पर भी मुझे कहीं ना कहीं तरीके से एक हाइपर लिंक ही बनाना है, जो कि अगर मैं पेज 1 पे इस पे क्लिक करूँ तो मैं पेज 1 पे आ जाऊँ, अगर मैं पेज 2 पे क्लिक करूँ तो मैं पेज 2 पे आ जाऊँ, अगर मैं पेज 3 पे क्लिक करूँ तो पेज 3 पे आ जाऊँ, अगर पेज 4 पे क्लिक करूँ तो पेज 4 पे आ जाऊँ। ऐसा कुछ मुझे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये सारी चीज़ें सेम ही फाइल के अंदर है, तो हम नॉर्मल तरीके से ए टैग्स यूज़ नहीं कर सकते। बट हमने जाना है कि हमारे पास होती है समथिंग कॉल्ड आईडी, जो कि हर पेज में यूनिक होती है। तो अगर सबसे पहला चीज़ हम ये करेंगे कि हर सेक्शन को हम एक आईडी देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने किया इसको पेज 1, सिमिलरली हम इसको देंगे पेज 2, इसको देंगे हम पेज 3, और इसको देंगे हम पेज 4। और अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हर डिव टैग में हम इसको हाइपर लिंक बनाएंगे और क्लिक ahref इज इक्वल टू, और दोस्तों जैसा कि हमने बात किया कि अगर हम मुझे किसी भी, और दोस्तों जैसा हमने पहले देखा था कि जब भी किसी आईडी को एक्सेस करना होता है तो हम हैश देते हैं। तो
अगर हम ऐसे लिखें ahref इज इक्वल टू हैश पेज 1, ब्राउज़र जब भी देखता है कि कोई href हैश से शुरू होता है तो वो समझ जाता है कि ये इसका मतलब ये इसी वेब पेज में मुझे इस आईडी पे ले जाना है। तो दोस्तों यही सेम चीज़ें मैं अब अगर सबके लिए ऐड कर दूं, और दिस विल बी पेज 2, दिस विल बी पेज 3, दिस विल बी पेज 4, और इस मैसेज को भी मुझे इसके अंदर लिखना है। तो दोस्तों जो भी मेरा कंटेंट था उसको मैंने ए टैग के अंदर रैप कर दिया, और मैंने ahref में इसकी आईडी दे दी है रैदर दैन कोई नए पेज की बात। अब मैं इसको सेव करता हूं दोस्तों, और अब हम इसको ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 है। अब अगर मैं गो टू पेज 3 पे क्लिक करता हूं तो सीधा ये मेरे को ले गया पेज 3 पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों यूआरएल में भी यहाँ पर हैश पेज 3 आ गया है। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं वापस जाऊं और क्लिक करूं गो टू पेज 4 तो ये मुझे ले गया है पेज 4 पर। सिमिलरली गो टू पेज 2 विल टेक मी टू पेज 2, और इसी तरह अब मैं अपनी सेम बड़ी सी फाइल में नेविगेट कर सकता हूं। तो दोस्तों कई वेबसाइट में हमने देखा होगा कि एक बड़ी सी पेज होती है जिसमें यहाँ पर काफ़ी सारे नेविगेशन लिंक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल होम सेक्शन, अबाउट अस सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन, और वो सारी एक ही पेज के अंदर होते हैं। तो rather than scrolling down I can click on any of these options here in the navigation bar and I can go to that। तो दोस्तों वो नेविगेशन हमारा एंकर टैग और आईडी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे और देखेंगे हमारे आज के आखिरी टॉपिक को, विच इज कॉल्ड HTML लिस्ट। तो दोस्तों HTML लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बेसिकली हमें रिलेटेड आइटम्स को एक ही ग्रुप में डालने के काम आते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा ऐसा डेटा है जो कि रिलेटेड है तो हम चाहते हैं कि वो एक लिस्ट के फॉर्म में दिखे। फॉर एग्जांपल लिस्ट कुछ भी हो सकती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल हम घर के राशन की एक लिस्ट बनाते हैं, हम अपनी एक टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसमें हमें क्या क्या काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें बहुत सारे काम करने हैं तो हम अलग अलग टास्क की टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो दोस्तों लिस्ट कई तरह के हो सकता है। तो अगर ऐसी ही कोई लिस्ट मुझे अपने HTML पेज पे बनानी है तो हम वो कैसे बनाएंगे, वो हम जानेंगे HTML लिस्ट के थ्रू। HTML लिस्ट दोस्तों दो तरह के होते हैं। एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऐसे बुलेट पॉइंट्स बने हुए आते हैं आइटम के लेफ्ट साइड में। और एक होता है दोस्तों ऑर्डर्ड लिस्ट, जहाँ पे हमारे आइटम के लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 ऐसे मार्किंग बनी हुई होती है। तो हम जानेंगे इन दोनों लिस्ट के बारे में कि हम इन दोनों को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होता है UL टैग से। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और फिर जब भी हम उसके अंदर कोई आइटम डालनी है तो हम डालते हैं LI टैग, और दोस्तों ऐसे वो क्रिएट होता है बेसिकली। चलिए हम इसको क्रिएट करके देखते हैं दोस्तों अपनी HTML पेज में। दोस्तों फिर से मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया अंडरस्टैंडिंग लिस्ट। और अब मैं एक सब हेडिंग दूंगा और मैं लिखूंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अब मैं इसके नीचे लिस्ट को क्रिएट करूंगा दोस्तों। जैसा कि हमने देखा UL टैग देंगे हम सबसे पहले, और UL टैग को क्लोज भी करेंगे। और UL टैग के अंदर दोस्तों हमें जितनी भी आइटम्स बनाने हैं हम उनके लिए देंगे LI टैग्स। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट ड्रिंक। And the option can be tea, coffee, milk और वाटर। और इसको मैं सेव कर देता हूँ दोस्तों एग्जाम्पल लिस्ट।
डॉट HTML। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो एक लिस्ट बनकर तैयार हो गया, टी कॉफी मिल्क वाटर। यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट में लग रहा है देख कर कि दीज आर डिफरेंट डेटा विच इज रिलेटेड। सारे आइटम्स सेम लाइन में इंडेंटेड है दोस्तों, सबके बगल में कंसिस्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली ये तरीका है हमारा लिस्ट क्रिएट करने का, और ये है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें हमारा कोई भी नंबरिंग नहीं होता है, 1 2 3 4 नंबरिंग नहीं होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट वो कैसे क्रिएट करते हैं। सेम मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और दोस्तों इसमें डिफरेंस इतना ही होगा कि हम यूएल की जगह यूज़ करेंगे ओएल टैग्स, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। हम अपने ऑप्शन डाल देते हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता। मैं इसके रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है अगेन ये सारे वैसे ही इंडेंटेड आ रहे हैं, बट इनके बगल में बुलेट पॉइंट्स नहीं, इनके बगल में नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4। अगर मैं और भी ज़्यादा ऑप्शन दूंगा तो नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आते रहेंगे, इंक्रीमेंटल होंगे अपने आप। तो दोस्तों अगर जो लिस्ट है हमारी उसमें अगर नंबरिंग इंपॉर्टेंट है तो हम यूज़ करेंगे OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हमारी नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम यूज़ करेंगे UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। दोस्तों आप वंडर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये लिस्ट कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों लिस्ट एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं जब भी हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कोई रीडिंग मटेरियल क्रिएट करते हैं दोस्तों, कभी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, कोई आर्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, कोई ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे भी हमें अपने डेटा को स्ट्रक्चर करना है और रिलेटेड डेटा को एक साथ देना है, वहाँ पे हम लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको flipkart.com की साइट दिखाऊं दोस्तों, और दोस्तों मैं किसी एक आइटम पे क्लिक करूं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमें उस आइटम के, उस प्रोडक्ट की जो ये डिटेल्स हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइलाइट्स में विथ माइक, ब्लूटूथ, ये पूरी चीज़ें दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर भी एक बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं। तो दिस इज़ बेसिकली एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि ये सारे रिलेटेड डेटा है इस प्रोडक्ट के बारे में। सिमिलरली दोस्तों कई जगह आपने देखा होगा कि यही डेटा 1 2 3 4 के फॉर्म में आते हैं, पॉइंट्स के फॉर्म में आते हैं। तो जब भी हम वो डेटा को पॉइंट्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं दोस्तों, तो हम यूज़ करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि OL टैग यहाँ पे। दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स यहाँ अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उन्हें देखें। इस वीडियो में जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं, जितने भी मेरे सारे कोड का सोर्स कोड है और जो भी मेरा नोट्स है, ये सारी कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा। इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे दोस्तों, तो प्लीज़ उनको यूज़ करिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और दोस्तों अगर आप मुझे पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी पर्सनली। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम HTML को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि HTML में टेबल्स क्या होते हैं। दोस्तों कई बार हम अपने डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए टेबल्स बनाते हैं, इसमें कई रोज और कॉलम्स में हम अपने डेटा को प्रॉपर्ली डिवाइड करते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि HTML5 क्या था दोस्तों, और उसमें सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं HTML में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नॉट मिस आउट द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट कि ऑल ऑफ दीज वीडियोस हैव बीन प्रिपेयर्ड इन एसोसिएशन विद न्यूटन स्कूल। तो दोस्तों न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प्स पीपल बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर जाएं विच इज़ www.newtonschool.co, तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वुमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटोरिंग, एंड ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन IT। जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स हैं, they themselves are working for top product companies. There's another section called Launchpad on the Newton School application. Launchpad basically Newton School का aim है which makes you job ready, जो आपको फ्री लर्निंग और सेल्फ पेस एनवायरनमेंट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें,
एंड इन सब के लिए न्यूटन स्कूल डज नॉट चार्ज यू एनी मनी इनिशियली. न्यूटन स्कूल इज़ एन एंटायरली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं एंड उसके बाद इफ़ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव देन आपको फीस पे करनी होगी. अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहाँ पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं. सो काफ़ी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन स्कूल. सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दें, अपने क्वेश्चन पूछें, अपने क्वेरीज पूछें एंड आई मेक श्योर कि मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ. इसके अलावा दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ. हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली हो, आपके कलीग्स हों, कोई भी ऐसा इंसान जो वेब या मोबाइल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखता हो, या कोई भी इंसान जो मेरी वीडियो से सीख सकता हो. और लास्ट रिक्वेस्ट दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक बेल आइकन का भी बटन होगा दोस्तों. प्लीज़ उस बेल आइकन के बटन को दबाएं सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो निकालूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए. सो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए. प्लीज़ जुड़े रहिए कोडिंग टॉकीज विद विकास के साथ. टेक केयर, बाय बाय.